तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इन विधेयकों को साल 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। तीन नए कानूनों को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। महज एक दिन बाद पुलिस, जांच और न्यायिक व्यवस्था का चेहरा बदल जाएगा। कई तरह के मामलों में इन कानूनों का व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकेगी। इससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच समुचित संवाद सुनिश्चित होगा। 19 फरवरी 2024 को ई संपर्क के माध्यम से 7 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक ईमेल भेजा गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक तीनों कानूनों के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 निर्धारित की गई और गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2023 को तीनों नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक कर्मियों के साथ आम जनता सहित सभी पक्षों के बीच अलग अलग पहल शुरू कर दी। इसका मकसद तीनों नए कानूनों के बारे में एक व्यापक जागरूकता फैलाने और इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। चूंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स एप्लीकेशन में 23 फंक्शनल सुधार किए हैं और एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों को अप्लाई करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए 36 सपोर्ट टीमें और कॉल सेंटर्स भी बनाए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थलों, न्यायिक सुनवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती समन की तामील की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा के लिए ई साक्ष्य यानी ई एविडेंस, न्याय श्रुति और ई समन ऐप भी विकसित किए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित कर सभी हितधारकों के स्टेक होल्डर्स के साथ इसे साझा किया है। बीपीआरएनडी ने 250 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाए हैं। वेबिनार, सेमिनार ये सभी आयोजित किए गए और इनमें 40,317 ऑफिसर्स कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो के मार्गदर्शन में स्टेट, केंद्र शासित प्रदेशों ने 5,84,174 कर्मियों की क्षमता निर्माण का काम भी किया है, जिनमें जेल, फॉरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन पक्ष के 5,65,746 पुलिस अधिकारी और एम्प्लॉय शामिल हैं और ये सुनिश्चित कराने के लिए कि देश के नागरिक इस परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में जागरूक हों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने वेबिनार्स के माध्यम से नए कानून का प्रचार प्रसार किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे एडवर्टाइज किया है, जिनमें लगभग 40 लाख ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अब विधिक मामलों के विभाग ने राज्यों की राजधानियों में 4 सम्मेलन भी आयोजित किए, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और विधि विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए कानूनों के बारे में टीचर्स और स्टूडेंट्स को इस विषय से अवगत कराने के लिए 1200 यूनिवर्सिटीज और 40,000 कॉलेजेस और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लगभग 9,000 इंस्टीट्यूट्स को नए कानूनों के बारे में सूचनात्मक फ्लायर्स प्रसारित किए हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इन तीनों कानूनों के कुछ प्रमुख बिंदु। सबसे पहला, ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्ट करना। अब कोई व्यक्ति संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं को रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित होगी, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुगम होगी। इसे बीएनएस की धारा 173 के तहत
रखा गया है। वहीं दूसरे बिंदु की बात करें तो किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करना अब आसान होगा। 0 एफआईआर शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाहियां शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना होगा। ये बीएनएस की धारा 173 के तहत होगा। वहीं एफआईआर की निःशुल्क प्रति पीड़ितों को एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आगे कुछ और अहम बिंदु हैं, जैसे गिरफ्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को उनकी इच्छा के व्यक्ति को उनकी स्थिति के बारे में इन्फॉर्म करने का अधिकार होगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और जो कानूनी मदद है, सहयोग है, वो सुनिश्चित करवा पाना आसान होगा। ये धारा 36 के तहत बनाया गया है। कुछ और बिंदुओं की बात करें तो जैसे गिरफ्तारी की जानकारी प्रदर्शित करना। गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को अहम जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ये धारा 37 में है। कुछ और बिंदु आपको बताते हैं, जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी। मामले और जांच को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना, एविडेंस एकत्र करना अब अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त एविडेंस से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। इस नीति से जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता काफी बढ़ जाएगी और निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाने में योगदान मिलेगा। धारा 176 के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है। त्वरित जांच। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो, और ये धारा 193 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। पीड़ितों को मामले की प्रगति का अपडेट देना। पीड़ितों को 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर मामले की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में एक नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। इस प्रावधान से पीड़ितों को सूचित रखा जा सकेगा और वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ेगा। इसके अलावा पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों से निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देता है। ये प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय में पीड़ितों की कुशलता और स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है। धारा 397 में इसका प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक समन की। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच एक समुचित संवाद सुनिश्चित हो सकेगा। और ये धारा 64, 70 और 71 में इसका प्रावधान है। अब बात करते हैं महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान। तो महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों में पीड़िता के बयान जहां तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही दर्ज किए जाने चाहिए, और अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और पीड़ितों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। कुछ और अहम बिंदु हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के अंदर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का भी अधिकार है, धारा 230 के तहत। सीमित स्थगन। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय ज्यादा से ज्यादा 2 स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं गवाह सुरक्षा योजना भी है। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह सुरक्षा योजना को अनिवार्य कर दिया गया है, धारा 398 के तहत। अब बात करते हैं जेंडर समावेश की। जी हाँ, जेंडर की भाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल है, जो समावेश और समानता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना। नए कानूनों में सभी कानूनी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके पीड़ितों, गवाहों, अभियुक्तों को सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित हो जाएगी।
बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और दुष्कर्म से संबंधित जांच में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन जाने से छूट है। महिलाएं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति और विकलांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है और वो अपने निवास स्थान पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धारा 179 के तहत ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध को लेकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नया अध्याय भी जोड़ा गया है। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल अपराध को लेकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को बीएनएस में जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, जिससे कि जेंडर का ध्यान रखे बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल किया गया है। और भी क्या अहम बिंदु हैं आपको बताते हैं, जैसे सामुदायिक सेवा। नए कानून में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक सेवा के तहत अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है। इसे धारा 4, 202, 209, 226 और 303, 355, 356 के तहत इसका प्रावधान है। इसके अलावा अपराधों के लिए जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुरूप नए कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माने को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है, ताकि निष्पक्ष और अनुपातिक दंड सुनिश्चित हो सके, भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके और कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़े, हमारे जुडिशियल सिस्टम में विश्वास बढ़े। इसके अलावा जो लीगल सिस्टम है उसे भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि समझना और उसका पालन करना आसान हो, निष्पक्ष और सुलभ न्याय भी सुनिश्चित हो सके। कितनी जल्दी और निष्पक्ष समाधान मिले, इसका भी प्रावधान है। नए कानूनों में मामलों में निश्चित रूप से तीव्र और निष्पक्ष समाधान की व्यवस्था है, जिससे कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। तो संसद की स्थायी समिति ने विधेयकों के अलग अलग प्रावधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया है। समिति ने विशेषज्ञों, उच्च न्यायालयों, अनुसंधान केंद्रों, शिक्षाविदों, वकीलों, सिविल सोसाइटीज, विधि विश्वविद्यालयों आदि के सुझाव लिए और उन पर विचार करके इसे तैयार किया। इसमें विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों और अन्य निजी व्यक्तियों, संगठनों के विचार भी लिए गए। इन विधेयकों के परीक्षण के दौरान समिति ने 12 बैठकें की थी। समिति ने 10 नवंबर 2023 को 3 विधेयकों पर अपनी सिफारिशें दी थी। समिति की ज्यादातर सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई और साल 2023 में संसद ने अपने शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर विचार किया। विधेयकों पर चर्चा में लोकसभा में कुल 37 सांसदों और राज्यसभा में 40 सांसदों ने भाग लिया। संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद इन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और 25 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र में इसे नोटिफाई कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को इन तीनों कानूनों के प्रावधान लागू होने की तिथि भी निर्धारित कर दी है, यानी कि कल से ये तीनों कानून देश में लागू हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।